Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 13th of June. So let's start the day with the first important topic. I hope आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी मोमेंटम के साथ पढ़ाई को जारी रखना है। चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काफी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। डायरेक्ट सवाल हो सकता है, असम राज्य में लोकेटेड है। तो यहाँ पे 3 पर्सन्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं जिनको लेकर के अरेस्ट किया गया। हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, आप देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो सवाल बनेगा कि वो कहां पर लोकेटेड है, तो ईस्टर्न हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का एक पार्ट है और ये बेसिकली असम राज्य में लोकेटेड है। तो ईस्टर्न हिमालय आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिमालय का जो 2 पार्ट्स है, तो हिमालय इस तरीके से है, तो ये आपका जो ईस्टर्न हिमालय, ये वेस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पर असम वाले रीजन में ये काजीरंगा लोकेटेड है और इसको पहले एक रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया था 1905 में। किसके रिकमेंडेशन पे? कर्जन के, मैरी कर्जन, जो कि वाइस रॉय उस वक्त के जो थे भारत के, लॉर्ड कर्जन, उनकी पत्नी मैरी कर्जन, तो उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे ये लाया गया था। तो ये बहुत ही, शायद बहुत सारे लोगों को ये फैक्ट ना पता हो, तो इसीलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्हीं के टाइम पे हुआ भी था, कर्जन के टाइम पे, उस वक्त वाइस रॉय ये थे, तो उनकी पत्नी के नाम पे ये रिकमेंड, मतलब उनकी पत्नी ने रिकमेंड किया था और इसको एस्टैब्लिश एक नेशनल पार्क किया गया 1974 में। 1974 में एक नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। देखिए नेशनल पार्क का जो बेनिफिट होता है वो इस प्रकार से होता है कि नेशनल पार्क अगर किसी को भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगा और किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नेशनल पार्क नहीं होता है, सबको कवर करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। हालांकि नेशनल पार्क में जब भी आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन का जो मतलब ओवरऑल जो भी ग्रेजिंग एक्टिविटीज या जो भी वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड होगा लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। तो नेशनल पार्क में इन शॉर्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे इस पार्क को डिक्लेयर किया गया था एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा 1985 में। तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि कंजर्वेशन के लिए है एवी फॉनल स्पीशीज। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, नेचुरल में आता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का 3 तरीके से होता है, नेचुरल, मिक्स्ड और साथ साथ में कल्चरल, ठीक है। भारत में कुल मिलाकर के 40 साइट्स हैं और इसी के साथ साथ में नेचुरल में 7 है, तो उस 7 में से एक ये भी है। मिक्स्ड में एक ही है, कंचनजंगा सिक्किम का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और फौना में आप देखोगे तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, एक सिंह का जो गेंडा है वो यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के ये काफी फेमस भी होता है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे एलुवियल ग्रासलैंड्स है, सवन्ना वुडलैंड्स है, मिक्स्ड मतलब डिसीडुअस फॉरेस्ट भी है और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलता भी है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में काजीरंगा लोकेटेड है आसाम में और ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर भी आती है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज। तो जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज है इसको लॉन्च किया गया फॉरवर्ड एरियाज ऑफ गढ़वाल हिमालयन रीजन, जो कि जोशीमठ उत्तराखंड, आपको पता ही है जोशीमठ सिंकिंग बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो एंटर किया अपना फाइनल फेज ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स हैं जिन्होंने लॉन्च किया था अंडर क्लॉ ग्लोबल, जो कि पार्टनरशिप में है आर्मी के साथ में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक इंडिविजुअल को हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस का टेस्ट करना और ये आइडिया जो है वो क्रिएट किया गया था पोल ऑफ स्किल सेट्स के द्वारा, ताकि ये चैलेंजेस जो है वो अनलॉक कर सके एक पर्सन का एबिलिटी कि वो सर्वाइव कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है और थ्राइव कर सकता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। ये जो इनिशिएटिव है ये एम करता है लाइफ स्किल ट्रेनिंग और यूथ डेवलपमेंट और ये माना जाता है कि ग्लोबल प्रमोशन करेगा टूरिज्म का उत्तराखंड में, ठीक है। ये जो चैलेंज है ये आयरन मैन ट्रायथलॉन के बेसिकली, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रायथलॉन जो कि यूरोप में होता है, उसके ही निर्भरता पे ये है, जो कि इंडिविजुअल का फिजिकल कैपेबिलिटीज को चेक करता है। क्लॉ क्या है जी? कंकर, लैंड, एयर, वाटर, ठीक है। ग्लोबल तो ये टीम है स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स का और लोगों का, जो कि डिसेबल्ड जो सेटअप किया गया था 2019 में। विवेक जैकोब मेजर उस वक्त रिटायर्ड थे और एक रिटायर्ड पैरा स्पेशल पुलिस फोर्स ऑफिसर भी हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। तो बेसिकली डायरेक्टर ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो है जगदीश एस बाकन, उनको यूनेस्को का मिशेल बैटिशे अवार्ड मिला है 2023 का। कौन सा अवार्ड जी? मिशेल बैटिशे अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। ये वो साहब हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क के डायरेक्टर हैं जगदीश एस बाकन। डायरेक्ट सवाल हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को का मिशेल बैटिशे अवार्ड, ठीक है। चलिए ये बेसिकली $12,000 का ये अवार्ड होता है, जो कि हर 2 साल पे दिया जाता है, एवरी 2 इयर्स पे एक बार दिया जाता है, ठीक है। और ये किसके याद में दिया जाता है? तो डॉक्टर मिशेल बैटिश, जो कि एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किए हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के फील्ड में। ये अवार्ड को 2004 में लाया गया था, जो कि एक डिसीजन था किसका? इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल का,
और साथ साथ में यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये मन्नार नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, तो यहाँ पे 21 आइलेट्स हैं जहाँ पे कोरल रीफ्स देखने को आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में बेसिकली ये शैलो, ठीक है, शैलो अंडर वाटर है और ये लोकेटेड है तमिलनाडु वाले रीजन में और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1980 में, 1980 में, ठीक है। ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स मिलेगा, मैनग्रोव्स, सीग्रास और कोरल रीफ, तीनों ही आपको मिल जाएगा। जैसे सुंदरबंस मैनग्रोव्स के लिए वहां कोरल रीफ नहीं है, लेकिन यहाँ आपको तीनों मिल जाएगा। और ये कोर एरिया है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का। बेसिकली जब आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक कोर होता है, ठीक है, जो कि सबसे सेंटर का पार्ट होता है, तो ये उसी को दर्शा रहा है। ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और ये कवर करता है जो कि आपको कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कोरल रीफ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि काफी ब्यूटीफुल है, जिनको अंडर वाटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जस्ट बिकॉज इनका काफी बड़ा योगदान है एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में। और इसीलिए जब ये अपना कलर्स को लूज करते हैं, डिस्कलरेशन होता है, तो उसको कोरल ब्लीचिंग भी हम कहते हैं, ठीक है। ड्यूगोंग एक मराइन मैमल है जो कि मेन अट्रैक्शन है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क का। तो ड्यूगोंग एक अपने आप में आपको देखने को मिल जाएगा कि बेसिकली ये हर्बीवोर मैमल है, ठीक है। तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको लेकर के एक इवन कंजर्वेशन सेंटर भी यहाँ पे है। नेक्स्ट है हमारा सीरी फोर्ट, तो एक टॉम लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया इस एरिया में ASI के द्वारा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2011 में इसको बनाया गया था। कई सारे रेप्लिका हैं पूरे विश्व में इसके। और इसी के साथ साथ में ये सीरी फोर्ट है कहाँ जी, सवाल ये बनेगा। तो नई दिल्ली में इसको बनाया किसने था, तो 13वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी फोर्ट न्यू दिल्ली में है, 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो ये एक वॉल्ड सिटी है जिसको सीरी कहा जाता है ताकि ये प्रोटेक्ट करे सिटी को फ्रॉम इन्वेडिंग मंगोल रेडर्स, ठीक है। और ये गैरिसन टाउन का भी इस्तेमाल करता था। और ये सेकंड सिटी है दिल्ली का अमंग 7 सिटीज जो मिडिवल दिल्ली में बनाया गया था। और ये फोर्ट करेंटली रूइन हो चुका है और इकलौता स्ट्रक्चर है जो इसके बाउंड्री वॉल रह गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एल नीनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल कहा जा रहा है कि 7 बाद जो है 7 ईयर्स के बाद एल नीनो का इंपैक्ट भारत में देखने को मिलेगा। तो एल नीनो, ड्रॉट, ये सारी बातें एग्रीकल्चर जो है वो इंपैक्ट होंगी। तो इस चीज को हम समझते हैं, ज्योग्राफी से सवाल बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस का नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है नोआ, उन्होंने डिक्लेयर किया है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन को कि ये फर्मली एल नीनो वाले फेज में है। एल नीनो को बैक करता है पैसिफिक ओशन, मतलब बेसिकली 7 ईयर्स के बाद में ऐसा बताया जा रहा है। एल नीनो का मतलब है लिटिल बॉय। और साथ साथ में एक एबनॉर्मल वार्मिंग होता है सी सरफेस वाटर्स का इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में जो इन्फ्लुएंस करता है। इतना कुछ आपको नहीं समझना है। बेसिकली जो पैसिफिक ओशन है ये अगर साउथ अमेरिका वाला रीजन है, ठीक है, और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन देखने को अगर मिल जाएगा, तो यहाँ पे अमूमन आप देखेंगे तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है यहाँ से जब गर्म पानी होता है ये जाकर के ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड विंड्स फ्लो होते हैं। अब जब ये नॉर्मल टाइम में, एल नीनो में होगा ही नहीं, एल नीनो में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाएंगे तो बह नहीं पाएंगे ये हवा, तो ये पानी यही रह जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले रीजन में अब क्योंकि वो ठंडा पानी ही है तो लो प्रेशर नहीं बन पाता है, तो बारिश नहीं होती, जो कि इंक्लूड इंडिया को भी करता है, ठीक है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया है। और इसी के साथ साथ में ला नीना जो है वो इसका इंपैक्ट अपोजिट है, जैसे नॉर्मल है वैसे ला नीना है। सी सरफेस वाटर्स जो है पैसिफिक ओशन का वो बढ़ जाता है, वार्म और कोल्ड बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो फ्लक्चुएशन होता है इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी बोलते हैं। न्यूट्रल फेज वगैरह हमने देख लिया कि ये ट्रेड विंड्स जो है वो ब्लो करते हैं वेस्ट अलोंग द इक्वेटर, और ये वार्म वाटर साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ लाते हैं, वो हमने देखा। और एल नीनो के समय में ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाते हैं और फिर ये वेस्टर्लीज में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल वगैरह का रिस्क है कि नहीं, मतलब इंपैक्ट करेगा, हीट वेव्स वगैरह बढ़ जाएगा, ड्रॉट्स बढ़ जाएगा, ठीक है। भारत में इंपैक्ट ये है कि रेनफॉल कम हो जाता है मॉनसून सीजन में, जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो भी इंपैक्ट होगा। 18 ड्रॉट ईयर्स भारत विटनेस कर चुका है, 13 इनमें से सिर्फ एल नीनो के वजह से है। तो आप इसका प्रभाव देख सकते हैं कि अगर भारत ने 18 बार सूखा देखा है उसमें से 13 बार महज एल नीनो के प्रभाव से देखा है। नेक्स्ट 1900 और 1950 के बीच में 7 एल नीनो आए, ये सब आपको रटना नहीं है डेटा, ठीक है। ये बस फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ में क्लाइमेट चेंज से जुड़ करके। नोआ क्या है जी, तो ये वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1970 में कि ये समझ सके क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा, एनवायरनमेंट से लेकर के ज्योग्राफी और इवन हिस्ट्री तक वो हमने रिलेट किया है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके भी जरूर बताइए, ठीक है। और आपका कमेंट जो है वो बहुत मोटिवेशन होता है
कई सारे जो कमेंट हैं वो हमेशा से मोटिवेट करते हैं कि हम और अपना बेहतर ला सके। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए। ऐसा कंटेंट जो है वो आपको ऑनेस्टली हम बताएं तो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपको समझाते भी उसी फ्रीक्वेंसी से हैं। तो अगर आपको प्लीज अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी वीडियोस को भी पूरा देखिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।